बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की में बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें सर 102 खारजियों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। दूसरी जानब कराची बार के इलेक्शन बिल आखिर हो गए और आमिर जवाज वराज साहब सदर मुंतखब हुए, जनरल सेक्रेटरी अरशाद अली शर साहब हो गए। अब इन्होंने आके क्या करना है, क्या इनकी माइंड में चल रहा है। दूसरी जानिब नस्ला टावर का जो इतना बड़ा फैसला आ गया है, अब क्या होगा उसके बारे में आबाद क्या सोच रहा है, हुकूमत वक्त और रियासत की कितनी जिम्मेदारी है। दूसरी जानब अमेरिका ईरान कशीदगी में भी अब शायद कमी आएगी। मुफाहमती मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि किसी तरह ये जंग को फिर रोका जा सके। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं कराची बार के और मलीर बार के आप सदर हैं, इरशाद शर साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे इरशाद साहब। मेहरबानी साजिद भाई, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। दूसरे हमारे मेहमान आप चेयरमैन सदरन रीजन हैं अवैस थानवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवैस साहब आपका भी शुक्रिया, क्या आप आ गए? जी बहुत शुक्रिया अवैस। पहले मैं जरा ये आज वकीलों का इलेक्शन था और आपको मुबारक भी हो, आप जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर आ गए, मलीर बार के सदर तो आप ऑलरेडी हैं। क्या देखते हैं कितने बड़े चैलेंजेस हैं, अब आके आपने सबसे पहले क्या आपने इनिशिएटिव लेना है। एक वो बच्ची लापता है प्रिया कुमारी, उसके लिए धरने भी लग रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब क्या सोचा है आप लोगों ने, आगे क्या करना है? सर राजिद भाई, थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये थोड़ा करेक्शन जरूरी है, क्लियर कर दूं कि मैं मलीर बार का सदर हूं और जो अभी जनरल सेक्रेटरी कराची बार हुआ है वो मोहम्मद अरशद शर है। ठीक है, वो हमारा रिश्तेदार जरूर है लेकिन वो शख्सियत अलग है, वो शख्स अलग है। अच्छा, जी जी। आप मलीर बार के सदर जी, मैं मलीर बार का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जो जीता है पैनल, ये जो पैनल जीता है ये आपका था या आप अपोजिशन में थे? सर असल में हमारे यहाँ पैनल नहीं होते, बार एसोसिएशन की इलेक्शन जो होते हैं ना, खासतौर पर कराची में, जब कराची बार का इलेक्शन हो या मलीर बार का इलेक्शन हो, रेस्ट ऑफ द सेंट में पैनल सिस्टम जरूर होता है, लेकिन यहाँ कराची में पैनल सिस्टम नहीं होता। कराची में आमिर नवाज वड़ाइक साहब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वकला के, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं। इसी तरह मैं भी किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, उसमें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं। अरशद शर साहब कर रहे हैं या कोराई साहब कर रहे हैं या जो हमारे वकार आलम अब्बास साहब थे, हर किसी के अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। बाकी जहां तक जो बात है प्रिया कुमारी वाली बाजियाबी की, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हर जी शऊर शख्स को बढ़। ठीक है क्या आप नहीं हाँ किया जाता, तो मेरे ख्याल में कि ये मुनासिब होगा कि उसके लिए सारे लोग आवाज उठाएं, न सिर्फ बार के ओहदेदारान बल्कि तमाम लोग, तमाम जितने भी लोग हैं वो उसमें आवाज उठाएं। इंसानियत की बात है और इंसानी हुकूक की बात है। प्रिया कुमारी को बाजियाब। अच्छा, एक इरशाद साहब, एक तासुर है जनरल पब्लिक में कि वो जो वकला का जो इत्तेहाद था या जो वकला का जो वो माजी का स्पिरिट था, अब उसमें कमी आ गई है। वकला बरादरी कॉम्प्रोमाइज है। आप लोग कहते तो हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं 26वीं आईनी तरमीम पर, 27वीं पर, लेकिन अमलन कुछ नहीं कर पाते। शायद आप लोग भी वो जैसे पीटीआई के लोग कहते हैं जी अब जजेस के इख्तियारात नहीं रहे, तो अब आप लोगों में भी वो कहते हैं ना दमखम नहीं रहा। ये क्यों ये तासुर पनप रहा है शर साहब? साजिद भाई, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं। असल बात यह है कि ये इस तरह का एक समझो कि एक माहौल बनाया जा रहा है। बाकी वकला में किसी किस्म का कोई तफरका नहीं, कोई डिवीजन नहीं, तमाम वकला एक साथ हैं। और जब भी कोई आवाज आती है किसी भी बार की तरफ से, किसी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल की तरफ से, तो हम सारे उसको लब्बैक करते हैं। वकला में कोई इस किस्म की कोई बात नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बाकी जहां तक जो बात है कि ये जो कुछ मामलात हुए हैं सिंध बार काउंसिल की तरफ से,
तो ये कुछ सख्ती हुई है, ये सख्ती अच्छी बात है। और ये जो मतलब ये जिस तरह के लोग किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके खिलाफ भले कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी 99% वकला जो हैं वो अपनी प्रोसीडिंग्स की हद तक, अपनी डाइस की हद तक, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने की हद तक और जो प्रॉपर वकील की डेफिनेशन है उसके अंदर रहकर। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ ही रहें, आप साथ ही रहें। मैं जरा अवैस साहब के पास आता हूं। अवैस साहब, सदर्न रीजन के इस वक्त आप चेयरमैन हैं और फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं, आपकी एक लेगेसी है। नस्ला टावर, मतलब मैं उस वक्त कवर कर रहा था, एहतजाज हुए, मैं जख्मी भी हुआ था, आप लोगों ने बहुत वैल्यू ऐड की आबाद ने। अब क्या होगा? अब तो फैसला गलत साबित हो गया। अब सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट कैसे उन लोगों को एंटरटेन करेंगे? फिर हसन बख्शी साहब कह रहे हैं हम वो जमीन खरीदेंगे, दोबारा बिल्डिंग बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बिल्कुल जी, ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बड़ा अच्छा और खुशाइन डिसीजन है जिसको हम वेलकम भी बहुत करते हैं। मगर ये डिसीजन बहुत देर हो गई आने में, 8 साल लग गए इस डिसीजन को आने में। हम डे 1 से सिंध हुकूमत भी और आबाद के तमाम मेंबरान भी, हमारी उस वक्त की जो काबीना थी, वो तमाम लोग जो हैं वो उस दिन से यही कह रहे थे कि आप कम से कम अपना जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर नजरसानी करें और इतना हार्श एक्शन ना लिया जाए। ठीक है, ये बात हमारी डे 1 से थी। देखें, एक तरीकेकार होता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी चीज की कंप्लेंट करना, उससे पहले जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। ठीक है, जितनी भी एनओसीज थी वो तमाम एनओसीज ली गई थी। ऐसा सिलसिला नहीं था कि बिल्डिंग इलीगल बनाई गई थी और रातों रात बिल्डिंग बनती नहीं है। बिल्डिंग को बनने में 4 साल 5 साल लगते हैं। अगर कुछ इसमें इलीगैलिटी थी तो ये तमाम इदारों को मालूम था कि ये डे 1 से कोई चीज इसमें है। और इलीगैलिटी क्या थी जिस बेसिस के ऊपर इसको मस्मार किया गया है? सिर्फ चंद गज की जो जमीन थी, वो कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा लैंड थी जिसकी बिल्डर ने कॉस्ट पे नहीं करी। आपको करना यह चाहिए था कि आप उस कॉस्ट को ले लेते बिल्डर से, थोड़ा सा पिनलाइज करते और उस जमीन को जब बिल्डिंग बन गई थी तो उसको रेगुलराइज कर देते। असल में ये जो डिसीजन लिया गया, ये सरासर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनापरस्ती के चक्कर में लिया गया, पर्सनल गरिज के चक्कर में लिया गया। और ये साबिक चीफ जस्टिस अवैस थानवी साहब, बड़ा मैं मासूमाना सवाल कर रहा हूं और शायद वो आपको तगड़ा भी लगे। क्या वो साबिक जस्टिस जो पर्सनल हो गए थे, उनको कोई फ्लैट चाहिए था, कोई पर्सनल कोई मामला था, कोई कि वो इतने जल्दी फैसले हुए कि नजरसानी अपीलें तक वफाकी हुकूमत ने कोशिश की, आप लोगों ने, लेकिन ढेर हो गया सर, मैदान हो गया, बिल्डिंग गई, खत्म हो गया। और दूसरा मेरा सवाल दूसरा भी इसमें ऐड करें कि अब फाइनली वो जो अलॉटी जिनके फ्लैट से मालकान, वो कहां खड़े हैं, उनको पैसे कौन देगा? अच्छा जी, जो पहले आपने कहा कि जो था जज के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने ये डिसीजन दिया था, बिल्कुल इसमें मैं कहूँगा कोई ना कोई पर्सनल रीजन जरूर होगा। वो रीजन उनको मालूम होगा या अल्लाह को मालूम होगा कि क्या रीजन था। कानूनी एतबार से बिल्डिंग को गिरना नहीं चाहिए था और यही बात हमारी क़यादत जो आबाद की है वो उस वक्त भी यही बात कह रही थी। हमने प्रोटेस्ट भी इस हवाले से बहुत की है और हमने तो बल्कि उधर डंडे भी खाए, तमाम बिल्डर्स ने, जो हमारे मेंबर्स हैं आबाद के, उन लोगों ने भी। और अच्छी बात ये थी कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और आबाद एक पेज पे थे और हम बार बार ये बात कह रहे थे कि आप इस हुक्म के ऊपर नजरसानी करें और इसको रेगुलराइज कर दें, जैसे और भी जगहों के ऊपर रेगुलराइजेशन की गई थी उस जमाने में। अगर इसको भी रेगुलराइज कर देते तो ये मामला जो हैं वो इस हज तक नहीं पहुंचते। सिलसिला यह है कि जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब थे, उनको चाहिए था शहर कराची 1970s का, तो वो पॉसिबल नहीं था किसी भी सूरत। वो चाहते थे कि 1970 में जिस तरह कराची था उस तरह का कराची मिले। अब जो डिसीजन आया है, खैर 8 साल के बाद आया है, मगर जो लोग हैं, जो 44 खानदान तबाह हुए, जिनके घर खत्म हो गए, वो सिर्फ उन 40 खानदानों का नुकसान नहीं था, वो पूरे माशरे का, पूरे पाकिस्तान का, शहर कराची का
ये नुकसान हुआ। ठीक है, आप हमारे साथ शो में ही रहें। मैं अरशद साहब को जरा अलविदा करने से पहले मुझे अरशद साहब ये बताइएगा, अलविदा करने से पहले आम आदमी को इंसाफ देर पा मिलता है, जजेस के पास बहुत सारा लोड है, डिले मामलात जाते हैं, इसको बेहतर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ताकि आम आदमी को इंसाफ की फरहमी को बेहतर किया जा सके? उसके लिए कोई आप लोगों ने एसओपीज कोई सर जोड़कर कुछ बैठे होंगे आप लोग? वैसे तो जो बोझ है केसेस का की वजह इस तरह के एक्टिविटीज हैं, जिस तरह आबाद के भाई ने भी बताया कि जो पर्सनल गर्ज की बुनियाद पर जस्टिस साहब ने नस्ला टावर को गिराया। हालांकि वो चंद गज का मसला था, अगर चंद गज वो जो है वो रेगुलराइज कर दिए जाते, बनीगाला को तो रेगुलराइज किया जाता है या किसी और जगह को जहां पर ऑक्यूपेशन हो जाती है, या सिंध गोठाबाद स्कीम के तहत यही सिंध में गोठों को भी किया जाता है, तो अगर नस्ला टावर गजों को कर दिया जाता तो कोई हर्ज नहीं होता, ये 44 खानदान डिस्टर्ब नहीं होते। असल वजह यही इस किस्म के अमाल बनते हैं जो कि लोड बनाते हैं लिटिगेंट्स का अदालतों के ऊपर। ठीक है, ठीक है, वो भी कम है, जजेस की तादाद कम है, उनकी अपॉइंटमेंट हो, प्रॉपर डिस्पोजल हो, और इदारों का भी जो अदालतों को रिस्पांस होता है, कभी समन सर्व कराने के लिए या बेलेबल वारंट सर्व कराने के लिए, नॉन बेलेबल वारंट सर्व कराने के लिए, तो वो भी रिस्पांस प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से केसेस में डिले होती है। जाहिर है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर केसेस की डिले की वजह बनते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन तमाम चीजों को आप इस पे एग्रीड करते हैं कि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जजेस कॉम्प्रोमाइज हैं? चल ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का इरशाद अरशद साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। सीनियर जर्नलिस्ट हसन अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। हसन अब्बास, खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हसन अब्बास, क्या आप आ गए? मुमकिन है हसन अब्बास से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अवैस थानवी साहब, फाइनली अब जो ये नस्ला टावर का साजिद साहब, जी हसन साहब आ गए लाइन पे आप? जी मैं लाइन पे हूँ। हसन अब्बास ये फैसला वापस हो गया सर? वो जजेस वो कह रहे हैं कि वो माजी वाला फैसला गलत था, अब वो नस्ला टावर तो गिर गया, अब दोबारा क्या होगा? ये हो क्या रहा है? ये इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए लोग अगर ये करेंगे तो फिर वो कौन जाएगा अदालतों में? हसन साजिद साहब, ये तो देखें, ये तो लोगों को सोचना चाहिए जो इस मुल्क के करता धरता है कि क्या कानून इतना कमजोर है हमारे मुल्क के अंदर कि पहले उसको कुछ और दिखाया जाता है, बाद में कुछ और बताया जाता है। 44 फैमिलीज जो हैं वो इसके अंदर मुतासिर हुई, 44 फ्लैट इसके अंदर मौजूद थे। बड़ी मुश्किल जो है वो हुकूमत जो उस वक्त की थी, उनको बड़े चैलेंजेस का सामना रहा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि भाई इस बिल्डिंग को गिराया कैसे जाएगा। बहरहाल उस चैलेंज को मुकम्मल किया गया, लेकिन इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो है वो हुकूमत का किरदार भी कोई बड़ा बेहतर नहीं था। जो हुकूमत की जानिब से इस केस को सही टेकअप भी नहीं किया गया, और जो आबाद है और उसकी जानिब से भी जो है हमने देखा कि आबाद के जो उस वक्त के चेयरमैन थे वो वहां पे खड़े रहे, मौजूद रहे, लेकिन आबाद ने भी उस तरीके से इस तमाम तर मामले पे प्रोटेस्ट नहीं किया। उस तरीके से जो किस तरीके से हसन अब्बास, खता कलामी के लिए मादरत, वो किस तरीके से? वो अभी वो लाइन अभी हमारे साथ शो में हैं अवैस थानवी साहब, वो कह रहे हैं हमने तो डंडे खाए हैं भाई। देखिए, डंडे खा लेना, डंडे भी अगर उन्होंने खाए होंगे तो कराची शहर के अंदर अपनी वजह से डंडे खाए होंगे। कराची शहर के अंदर जिस तरीके से इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी हो रही है, उसमें बहुत सारे वो लोग भी मौजूद हैं जो कि आबाद के मेंबर्स हैं। जब कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो आबाद के जो मेंबरान जिस प्रोजेक्ट को खास तौर पे बना रहे होते हैं, वो तमाम तर चीजों को, उन तकाजों को, कानूनी तकाजों को क्यों नहीं पूरा करते? आप एक जानिब जो है वो अपने लोग जब बुकिंग कराते हैं फ्लैट्स की, बिल्डिंग्स में, तो आप उनसे पैसे ले लेते हैं, किस्तें लेते हैं, फिर बाद में बहुत सारी कराची शहर के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जहां पे लोगों को उनका पोजेशन नहीं मिला, जहां पर लोगों को पोजेशन मिलने के बाद जो है वो उस तरीके से कमिटमेंट्स पूरी नहीं की गई जो बिल्डर्स पहले करते हैं, और बाद में उसकी यकीन दहानी नहीं कराते। हसन, जहां तक हसन अब्बास, जहां तक हसन अब्बास तो जो है वो बेघर हो गए,
लेकिन आज भी वो जमीन का टुकड़ा वहां पर बाकी है। उस जमीन के टुकड़े की आज भी कीमत जो है वो अरबों के अंदर मौजूद है। तो उस अरब पति जमीन से उन 44 लोगों को जो है 44 खानदानों को क्या फायदा होगा? इतने साल हो गए, 2021 में इस तमाम तर बिल्डिंग को मिसमार करना शुरू किया गया। आज कहाँ खड़े में 44 खानदान? क्या उनको कंपनसेशन मिली है? आबाद ने जो है उसके अंदर क्या अपना रोल प्ले किया है? ये तमाम तर चीजें जो है वो आबाद वालों के लिए भी सवालिया निशान है। और उसके अलावा जो हमारे इस शहर की बल्दियाती हुकूमत है, जो हमारे इस शहर के जो इदारे हैं, जो बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा है, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का था, तब जो है वो तमाम तर लोग और इदारे कहां पर नहीं। तो आप नहीं समझते हसन, आप तो पूरा मलबा आबाद पर डाल रहे हैं। आप नहीं समझते कि इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने ये कैसे कहा कि बस हटा दे? देखिए, अगर गुलजार साहब जो है वो चीफ जस्टिस मौजूद थे तो आपको पास भी तमाम तर जो है आईनी और कानूनी रास्ते आपके पास मौजूद थे। तो आप उस तमाम तर मामले का मुकदमा जो है वो अगर सही तरीकों से कानूनी रास्तों से उसको लड़ा जाता और आप उसमें बताते कि भाई ये जमीन कब अलॉट हुई, किसने अलॉट करी, उसमें कौन कौन जो है वो उस वक्त के लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनको अगर आप नॉमिनेट करते, आप बताते कि हुकूमत के ये लोग उसमें मुलव्विस थे, इसमें जो है वो फलाना बिल्डर मुलव्विस था, तो यकीनन जो है वो गुलजार साहब को भी एक क्लैरिटी मिलती। उस वक्त की जो अदालत थी उसमें अगर सही तरीके से मुकदमा पेश किया जाता, लड़ा जाता, तो यकीनन चले, मैं समझ गया। ये बड़ा बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का हसन अब्बास साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थानवी साहब, बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आ गई सर आपके। एक मैं वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जरा कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम ऑपरेशन शाहबार की, जो कि बलूचिस्तान में खारजियों के खिलाफ किया जा रहा है, उन दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है। दूसरी जानब कराची की एक मारूफ बिल्डिंग नस्ला टावर का एक बड़ा मुहम्मा था, फिर वो बिल्डिंग मस्मार हो गई, 44 जो घर थे वो बेघर हो गए। तो उसको वो फैसला कलदम हो गया, वो गलत हो गया। इस पर भी हम बात करें। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप मारूफ सनतकार हैं, तबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के आप चेयरमैन। सर खुश आमदीद कहेंगे हमजा तबानी साहब। सलाम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम हमजा तबानी साहब। पहले जरा ये जो ऑपरेशन शाबान बलूचिस्तान में आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे, जिसका कला कवा करने के लिए पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर और दीगर इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी इन खारजियों को, क्या कहेंगे? जी, मैं 2 मिनट नस्ला टावर पे भी कहूँगा कि नस्ला टावर का फैसला बहुत खुशाइंद है, लेकिन ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि ये JIT क्यों नहीं बनी कि जब एक बिल्डर एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है तो 18 जगह से उसकी NOCs लेता है, तो DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, नाजमीन, उस इलाके का DCB, फिर मास्टर प्लान में भी नक्शे फॉरवर्ड होते हैं, अखबार में इश्तिहार आते हैं, फिर हर फ्लोर पे चेकिंग होती है, बिल्डिंग कंट्रोल के लोग आते हैं, सब कुछ होता है। फिर वो रजिस्ट्रार जिसने इसकी सेल डीडें करी थी, वो सब रजिस्ट्रार, वो टाउन नाज़िम, वो सबको JIT का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? और अगर ये आज फैसला वापस हुआ है तो उस वक्त का फैसला गलत था। तो वो जो इस वक्त फैसला हुआ था और जो लोग शामिल थे उसमें, जो 18 इदारे शामिल थे, उनके नाम क्यों नहीं आए उसमें? उनके खिलाफ क्या इंक्वायरी हुई? उनके खिलाफ क्या JIT बनी? 44 घर तो लोग बेघर हो गए, उसमें एक बुजुर्ग की वो शहीद भी हो गए, इंतकाल भी हो गया सदमे में उनका। और ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि कोई भी बिल्डर एक प्रोजेक्ट बनाता है, वो जगहों से NOC लेता है, पूरे पेपर वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर कोई उसकी थी तो जब बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है। और पूरा बहरिया टाउन 5 साल उस बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब के चक्कर में कराची के अंदर हाई राइज पे बैंड लगाया गया। वो किस कानून के तहत बैंड लगाया गया? और आज वो बैंड हट गया और रोड कमर्शियल हो गई, तो वो किस कानून के तहत हुई? और सिर्फ एक जो 14,000 एकड़ जिस जगह पर मलिक रियाज का बहरिया टाउन है, वहां पर 25,000 एकड़ पे उन्होंने जगहें बेची हुई हैं, उस पर इंक्वायरी अब जाके हो रही है। लेकिन उस इंक्वायरी को भी होना चाहिए कि 5 साल बैंड इस मुल्क में क्यों लगा, तो फिर आपको नहीं लगता हमजा तबानी साहब के उस वक्त की सूबाई और वफाकी हुकूमतें भी बराबर कसूरवार हैं? देखिए, बिल्डर तो अपना काम कर रहा है ना। आबाद एक लेवल तक प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन आबाद क्या करेगा जब उसके प्रोटेस्ट के दरमियान उनको डंडे भी पड़ेंगे? देखें, बिजनेसमैन है, अरबों रुपए लगा के इस मुल्क में सरमायाकारी करते हैं, ऑफिशियल टैक्स भरते हैं। अगर उनके ऊपर लाठीचार्ज हो, उनके ऊपर
ये सब चीज़ें होंगी तो वो उनको अपनी इज्जत प्यारी है। और फिर होता ये है कि जब इतने हाई प्रोफाइल केस में वो अपनी पिटीशंस और दाखिल करते हैं तो इनके दूसरे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स पर स्टे और इस किस्म की दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जिस पर उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है और प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस वक्त SIFC बनी हुई है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है। तो उस जमाने में ये सब चीजें फैसिलिटी मौजूद ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्ट हमजा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। अल्ताफ ताई साहब फॉर्मर चेयरमैन आबाद हमारे साथ आ चुके हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे अल्ताफ ताई साहब। मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब, क्या आप सुन सकते हैं? हेलो जी अल्ताफ ताई साहब, आपको आवाज आ रही है सर? नहीं, आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। अच्छा मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब, चूंकि आप फॉर्मर चेयरमैन आबाद हैं, आप गहराई से इन चीजों को देखते हैं, फिर आप हाई राइज एक्सपर्ट हैं, कंस्ट्रक्शन के शोबे में आपने। साजिद भाई आपकी आवाज काफी डिस्टर्ब है। ओके साजिद भाई आपकी आवाज काफी डिस्टर्ब है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके सवाल में समझ नहीं सक रहा, बीच में बहुत डिस्टर्बेंस है। अच्छा अब मेरा सवाल आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं? मुझे वापस लाइन पे ले लेते हैं क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस। अच्छा ठीक है, अब प्रोड्यूसर साहब जरा देखिएगा अल्ताफ ताई साहब को दोबारा अगर राब्ता उनसे हो सके। हमजा तबारी साहब, ऑपरेशन शाबान पे मैं चाहूंगा कि आप जरा टेक दें कि जो शहीदों की कुर्बानियां हैं वो रंग ले आएंगी और बलूचिस्तान में भी अमन हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बलूचिस्तान में अमन होगा। हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, वो इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। इसमें आर्मी भी, नेवी भी, एयरफोर्स भी और तमाम सिक्योरिटी के इदारे जिसके अंदर FC भी है बलूचिस्तान, लेवीज भी है, पुलिस भी है, सब कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी ये फितनतुल खवारिज आ रहे हैं, इनको इंडिया की बैकिंग है, इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है और ये फितनतुल हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये पहाड़ों में से निकल कर आ रहे हैं और हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं जो कि कम उम्र के अंदर जो वहाँ पर ड्यूटीज देते हुए जामे शहादत नोश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऑपरेशन शाबान बहुत खुशाइंद है और इसको फुल फोर्स में होना चाहिए और हो भी रहा है फुल फोर्स में। और इसका खराज तहसीन हमें तमाम तर सिक्योरिटी के इदारों के साथ साथ हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने डिसीजन लिया। और वो दिन दूर नहीं जहाँ बलूचिस्तान के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा आपके सामने रेकोडिक से लेके माइंस, मिनरल, सारी चीजें मौजूद हैं। ये वापस होगा और पाकिस्तान आज देखें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की आज पूरी दुनिया के अंदर वाह है। पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग जिसके अंदर ईरान और अमेरिका आमने सामने थे, इजराइल था आमने सामने, उसको सालिस करा है। तो मैं ये समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद होना चाहिए। हमजा तबारी साहब, सॉरी फॉर तरीके से। ठीक है हमजा तबारी साहब, आप हमारे साथ ही रहे शो में। फॉर्मर चेयरमैन आबाद मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अल्ताफ ताई साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ ताई साहब, नस्ला टावर का फैसला वापस हो गया। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कह रहे हैं जमीन खरीदेंगे, दोबारा बिल्डिंग बनाएंगे। क्या अब आपको लगता है इतना आसान है? साजिद भाई, चेयरमैन साहब ने कहा है तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आबाद जिस वक्त फैसला हुआ था उस वक्त भी आबाद है ना वो? जी 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 जी। जिस वक्त ये फैसला हुआ था उस वक्त भी आबाद खड़ी हुई थी, बल्कि हम लोगों ने आंसू गैस कराया, सब हम लोगों ने पेश किया। और आज भी ये फैसला 7 साल के बाद ये फैसला है और लोगों के साथ बहुत ही ज्यादती हुई है, जिसमें से कितने लोगों के इंतकाल हो गया, उनकी फैमिली रोडों पे आ गई है। तो मैं समझता हूँ अगर हमारे चेयरमैन ने कहा है तो हम इनके साथ हैं। हम ये जमीन भी इंशाल्लाह ताला खरीदेंगे और हम कोशिश करेंगे जितना फैसिलिटेट करें इनको फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह आवाज के साथ। और मैं समझता हूँ अगर ये लोग हमारा साथ दें और हमारी बात मानेंगे तो हम वो काम कर सकते हैं जिससे इनको सारी कंपनसेशन मिल जाए। बिकॉज के हम लोग इस पे जो सोच रहे हैं हमारे चेयरमैन, जो मैं समझता हूँ कि अगर ये लैंड ले लें और यहाँ एक लैंड लेके इनको जो फैसिलिटेट कर सकते फैसिलिटेट कर दें, या लैंड हम इन्हीं के नाम पे रहने दें और हम इनको कंस्ट्रक्शन कर दें, तो मैं समझता हूँ आज के दौर में इनकी बिल्कुल नस्ला टावर के बराबर में मेरा टावर खड़ा हुआ है, उसके अंदर फ्लैट की वैल्यू इस वक्त 8 करोड़ और 3 बेड 7 करोड़ रुपए है। करंट बिल्कुल नस्ला के साथ ही मेरी नई बिल्डिंग बनी है। बिल्कुल ऐसा ही तो मैं समझता हूँ अगर ये बिल्डिंग हम इनको कॉस्ट टू कॉस्ट बना देते हैं और अगर हम फैसिलिटेट करते हैं तो ये इनकी सारी कंपनसेशन हो जाएगी और जो इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट जो इनको लॉस हुआ था वो लॉस कवर हो सकता है। अच्छा ये भी बताइएगा फ्यूचर में इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए
कि फिर किसी का प्रोजेक्ट ना गिरे, फिर वो घर उजड़ ना जाए, फिर लोग अमवात ना हो, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी का फिर इस तरह ज़िया ना हो, और फिर आबाद के इतने मोअज़्ज़ज़ लोग जिनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है फिर वो सड़कों पे ना बैठें, उसके लिए भी तो कुछ काम करना चाहिए ताई साहब। देखिए, एज पर लेजिस्लेशन तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम लोग तो कानून की पासमानी करते हैं और कानून के तहत ही काम करते हैं। जितने भी आबाद के मेंबर्स हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी फॉर्मेलिटीज, सारी एनओसीज लेके, सेल एनओसीज लेके अपने प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और उन लोगों को बेचते हैं जो हमसे आके लेते हैं। लेकिन अगर हमारी जुडिशरी कोई गलत डिसीजन लेगी तो हम जिस तरह पहले हमने एजिटेशन किया था, फिर एजिटेशन करेंगे। और फिर आज का दौर, उस टाइम के दौर में बड़ा फर्क है। इस वक्त जो आर्मी चीफ साहब है हमारे, एक बोल्ड चीफ हमें मिले हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पसीराई हुई है। तो मैं समझता हूँ इस दौर में उनको ऐसा कोई कानून पास करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीजें ना हो कि जो इनोसेंट लोग अपनी बचा करके, अपनी चीजें बचा करके अपने बच्चों के लिए जो जगह लेते हैं और उनके एक गलत जुडिशरी के गलत फैसले की वजह से, अना की वजह से जो रोड पे आए, ऐसा नहीं हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँ आपके सामने, टीवी पे भी कहूंगा कि ऐसा कानून होना चाहिए कि आइंदा ये चीजें ना हो। और अगर इसमें कोई गलत चीज भी होती है या अगर बिल्डर भी कोई गलत चीज करता है तो डेफिनेटली उसको कल्पिट करके उसको भी सजा देनी चाहिए। तो वाइस वर्सा देनी चाहिए कि देखिए ऐसा नहीं हो कि दोनों तरफ हो। तो मैं समझता हूँ ये कानून को एज पर लेजिस्लेशन जाना चाहिए कैबिनेट में और इसके खिलाफ पूरी अप्रूवल होनी चाहिए, पास होना चाहिए इसके खिलाफ कानून। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा लास्ट में, चूंकि हमारे खित्ते को और फिर हमारे मुल्क को दहशतगर्दी का बड़ा सामना रहा है, अब बलूचिस्तान में फाइनली एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है इन फितनतुल खवारिज, और जो भारतीय सहूलतकार हैं जो कि तखरीबकारी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, अब उनके खिलाफ मुझे लगता है कि ये फाइनल ऑपरेशन है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से लेके दीगर वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जहां जहां छुप रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। आपको लगता है कि अब बलूचिस्तान में अमन हो पाएगा और ये वक्त की जरूरत है? इंशाअल्लाह ताला देखिए, हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए, ये ऑपरेशन करना चाहिए। हमारी आर्मी 1947 से लेके हम 2026 से जब भी हमारे ऊपर किसी किस्म की मुसीबत आई है, हमारी आर्मी ने उसको कम अप किया है। तो मैं समझता हूँ ये भी जो है, चाहे इंडिया की फोर्सेज हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आर्मी ऑपरेशन कर रही है, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमारे आर्मी को अल्लाह कामयाब करेगा। इन लोगों को हमें सल्यूट करना चाहिए कि अपनी जानों की कुर्बानी देके हर जगह आगे जाते हैं और हमारे मुल्क को सेव करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो हमारी एजेंसीज है, आर्मी है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि हर जगह पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को बचाया। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे भी वो सुरखरू होते और पाकिस्तान इंशाल्लाह यहाँ से बहुत आगे जाएगा। ये बेहतरीन आपने बात की हमजा तबारी साहब, आपने नोबेल प्राइज की बात की थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए, और न सिर्फ पाकिस्तान खित्ते में जो अमन है उसका क्रेडिट चीफ को जाता है। और आपको नहीं लगता कि वो जो एक बोनी थिंकिंग है जो कि उनको सिर्फ तनकीद करना ही आती है, अब शायद वो समझ गए हैं कि हम गलत थे, चीफ ठीक था, वजीर आजम ठीक था, कि मुल्क की अब जरूरत है कि आप मुल्क पहले सियासत बाद में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी इस क़यादत पे भरोसा नहीं करते, जिनको हमारी आर्म फोर्सेस पे भरोसा नहीं है, वो इस मुल्क के साथ गलत सोच रख रहे हैं। आज के इस दौर के अंदर पूरी दुनिया ने जब मान लिया कि हमारे फील्ड मार्शल को अल्लाह ताला ने जो मकाम अता फरमाया और पाकिस्तान को जो रिस्पेक्ट पूरी दुनिया के अंदर मिली है, वो तो आया है ना सबके सामने, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे, आज वो राह रास्त पर आए, वो आज भी तौबा करें कि जो कुछ पिछले ज़माने में उन्होंने बोला आज भी उसको डिलीट करें और आज से मुल्क के बारे में एक पॉजिटिव नैरेटिव लेके चलें। इसलिए कि मार्का हक के अंदर भी हमने परफॉर्मेंस देख ली, जहां इंडिया के 7 और 8 जहाज गिरा दिए, ट्रम्प ने तो 11 तक ले गए, और आप ऑपरेशन शाबान में भी देख लें, और ये जो मिसाके जमहूरियत और सारी चीज़ों में आप देखें, तो अब जो वक्त है वो मिसाके मईशत का है। हम सबको मिलकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, और अल्लाह ताला ने ये सुनहरी मौका अता किया है पाकिस्तान को, जहाँ इस दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स में समझता हूँ FDI के ज़रिए इस मुल्क में आएंगी। स्टॉक एक्सचेंज 1,80,000 के ऊपर चले गया है, डॉलर 2 साल से स्टेबल है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वापस पाकिस्तान उरूज पर जाएगा, और ये पूरी दुनिया देखेगी और देख रही है। दोनों मोतबर शख्सियात हमारे शो में लाइव हैं। फाइनली हम चूंकि
इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि बिल्डिंगें टूट जाएं या अगर कोई इशू हो जाए, कोई मामला ऐसा हो जाए, तो वो जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है उनको वो मिल नहीं पाती। आज भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान हैं। दूसरे नस्ला टावर वाले जिनके लॉस हो गए, वो लॉस के लिए परेशान है कि हमारी रिकवरी कैसे होगी। सूबाई हुकूमत कह रही है कि इसमें वफाकी हुकूमत को आना चाहिए, रियासत माँ होती है। तो ये 44 खानदानों को किस तरह अकोमोडेट किया जाए? पहले मैं आऊँगा हमजा तबानी साहब आपके पास। देखिए 44 खानदान के साथ जो हुआ ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, और अल्ताफ ताई साहब ने भी आपको पूरा उस पर ब्रीफ करा कि उसको कंपनसेट जिस तरीके से मैक्सिमम बेसिस पर हो सकेगा। आबाद ने भी ये चैलेंज लिया है और वो करेंगे। उसके अलावा देखिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो लोग उस ज़माने में अप्रूवल से लेके सारी चीज़ों में थे उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने बिल्डर को सज़ा दे दी, 44 खानदान को सज़ा दे दी, और जो उस ज़माने के अंदर लोग थे वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उस ज़माने में जो फैसला दिया गया उस पर भी सवाल उठ रहा है, आज वो कालादम हो गया। तो इसी तरीके से जो उस ज़माने के अंदर जितने भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से लेकर मास्टर प्लान से लेकर टाउन से लेकर जितने लोग थे सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, GIT बननी चाहिए, और उस GIT के अंदर आबाद का मेंबर भी होना चाहिए ताकि हर चीज़ बड़ी वाजे हो, क्लियर हो, ताकि कल किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग बिल्डर को भी ना हो। और ये वाइस वर्सा हो सारी चीज़ें कि एक चीज़ जब अप्रूवल हो जाती है, और मैं ये लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जो आबाद के मेंबर होते हैं उनकी प्रोजेक्ट्स में वो करें, ताकि कल अगर वो प्रोजेक्ट डिले भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनके पास एक अथॉरिटी मौजूद है बिल्डर एसोसिएशन की, वहाँ जाके अपने कंप्लेन दर्ज करें कि ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, तो आबाद उस पर एक्शन भी लेगी। अगर एक बंदा बिल्डर का एसोसिएशन का मेंबर ही नहीं है और उसके प्रोजेक्ट में आपने अगर कोई बुकिंग कर ली है तो आबाद उसको कैसे अपनी जिम्मेदारी में लेगी? कैसे कर सकता है? सही कहा आपने ताई साहब। ऐलान ही ना हो कि वो ऐलान ही रह जाए और फिर एक साल बाद हसन बख्शी साहब कहें मेरा टेनओवर तो हो गया पूरा, अब वो दूसरे वाले आ जाएं बोले यार अभी हम करते हैं, ये वादा वफा हो जाए, क्या कहेंगे? देखिए मैं हमजा भाई की बात की तारीफ करूंगा। हमजा भाई ने कहा कि जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने उनके खिलाफ GIT बननी चाहिए, उन्हें डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो अप्रूवल का प्रोसेस है ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें ऑलमोस्ट सोसाइटी से लेके 18 NOCs लेते हैं। ये मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूँ, डेफिनेटली उनको सजा मिलनी चाहिए, ये GIT बनते उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। दूसरा आपने सवाल किया कि हसन बख्शी साहब ने, मैं आपने दूसरा कहा था कंपनसेशन, कंपनसेशन बहुत ही छोटी अमाउंट में फेडरल गवर्नमेंट के लिए या सिंध गवर्नमेंट के लिए बहुत छोटी अमाउंट है। मैं समझता हूँ अगर आप इस बिल्डिंग को आज रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो नॉट मोर देन 2.5 बिलियन में समझता हूँ रुपीज चाहिए। 2-2.5 अरब रुपए की कंस्ट्रक्शन होती है। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट कंपनसेशन कर देती है और आबाद अगर नॉमिनेट कर लेती है और आबाद अगर वैसे भी जिम्मेदारी ले लेती है, तो मैं समझता हूँ उन लोगों को आज कंपनसेशन ये हो जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने अंदर आबाद अम्ब्रेला ये कंस्ट्रक्शन दे दी इन लोगों को, तो अगर इनको उसी जगह पे जाके उनको हर चीज अपनी उसी जगह पे मिल जाती है तो कम से कम इतना हो जाएगा इनके साथ कि जो इन्होंने 7 साल तक तकलीफ की, जो इनके बच्चों की वही प्रॉपर्टी मिल जाएगी इनको वापस। और तीसरा सवाल आपने ये कहा कि हसन भाई ने अगर वो लिया भाई बेड़ा लिया और हसन भाई बोलते मेरा टेन्यूर खत्म हो जाएगा हसन भाई का, तो मैं समझता हूँ हमारे पैटर्न इन चीफ से लेके मेरे समेत जितने भी चेयरमैन आए वो डेकोरम मेंटेन करते हैं, अपना जो फॉर्मर चेयरमैन होता है इसकी पॉलिसीज को वो फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं कि ये एक वो इदारा है जिसका एक डिसिप्लिन है। यहाँ पे हमें मेंबरशिप मिलती है तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन क्राइटेरिया, और अगर हम उस क्राइटेरिया से हटते हैं तो डेफिनेटली हमारी मेंबरशिप भी रिवोक हो जाती है। मेंबरशिप रिवोक के बाद अगर कोई हमारा मेंबर, जैसे हमजा भाई ने कहा कि अगर वो इसको कंप्लीट नहीं करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन होती है। हमारी बहुत कंप्लेन कमेटी है जो इंडिपेंडेंटली काम करती है और 90 से 95% जो कंप्लेन है जो अलॉटीज के बिल्डर्स के खिलाफ या बिल्डर्स के अलॉटीज के खिलाफ उसको सॉल्व करती है। कहीं से भी किसी भी इदारे से FIA से कंप्लेन आती है, NAP से कंप्लेन आती है, तो इसको आबाद की कंप्लेन कमेटी इसको टेकअप करती है और इसको मैक्सिमम तरीके से फैसिलिटेट करके खत्म करती है। दूसरा आबाद का सबसे बड़ा एक जो किरदार है कि कोई भी बिल्डिंग बनती है उसको आबाद गारंटी करता है। आबाद का जो मेंबर है वो आबाद उससे गारंटी लेता है और आबाद उसको गारंटी करता है कि ये कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग होगी। उसके लिए आबाद
इमीडिएटली उनसे ब्लैंक चेक लेता है उससे, उसके बाद जाके गारंटी इशू करता है, तो बिल्डर बाउंड होता है कि ये करे। देखिए हर चीज को आपको फॉलो करना है, SOPs फॉलो कर दे, तो ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ मेरे चेयरमैन ने जो भी कहा हम उसके साथ है, और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आबाद ऐसा इदारा है कि वो ये नहीं सोचता कि एज ए इंडिविजुअल हम सोच नहीं सकते, हम एज ए पाकिस्तानी सोचते हैं। तो ये तो इतना बड़ा साका है, हम पहले भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वसाइल हैं, हम इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की चाहत हो, अगर गवर्नमेंट की चाहत नहीं होगी तो भी हम तो खड़े रहेंगे इसके साथ। क्या बात है जी, ये कि आपने बेहतरीन खूबसूरत बात। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहा है। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।